Good morning, my dear friends. I am Rajan Prignesh Kumar Singh, and my topic is setting outcomes in teaching learning. हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफल। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। हालांकि इस अधिनियम में सीखने के प्रतिफल का उल्लेख तो किया गया है, लेकिन समुचित रूप से इन्हें परिभाषित नहीं किया गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए सीखने के प्रतिफल को अब परिभाषित किया गया है। प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफल शीर्षक दस्तावेज को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा राज्य एवं जिला स्तर के हितधारकों के साथ मिलकर बनाया गया है। इसके बाद इस पर जन सामान्य की प्रतिक्रिया लेने के लिए इसे सार्वजनिक किया गया एवं जो मत व प्रतिक्रिया प्राप्त हुई उन्हें इस दस्तावेज में सम्मिलित करने से पूर्व विचार विमर्श किया गया। यह दस्तावेज शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों एवं शैक्षिक प्रशासकों के साथ साथ माता पिता के लिए है। इस दस्तावेज का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में सीखने की गुणवत्ता को बढ़ाना व शिक्षकों को इस योग्य बनाना है ताकि शिक्षक बिना विलंब सभी विद्यार्थियों के लिए सीखने के कौशलों को अधिक उपयुक्त रूप से सुनिश्चित करे एवं सुधारात्मक कदम उठाए। इस दस्तावेज मतलब प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफल से शिक्षकों को यह निर्देश दिया गया है कि वो ऐसे विद्यार्थियों के लिए सीखने के कौशलों को अधिक उपयुक्त रूप से सुनिश्चित करें एवं सुधारात्मक कदम उठाएं। यह दस्तावेज 2 प्रारूपों में निर्मित किया गया है। एक संपूर्ण दस्तावेज जिसमें पाठ्यक्रम संबंधी अपेक्षाओं, सीखने सिखाने की प्रक्रिया और कक्षा 1 से 8 के लिए सीखने के प्रतिफलों को सम्मिलित किया गया है। दूसरा संक्षिप्त संस्करण जिसमें प्रत्येक कक्षा के लिए प्रत्येक विषय के केवल सीखने के प्रतिफल है। इसके उपरांत संक्षिप्त संस्करण पर आधारित प्रतिफलों पोस्टर विद्यालय परिसर में प्रदर्शित करने हेतु बनाए गए हैं। शैक्षिक सत्र 2017 से 18 में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के सीखने के स्तर से संबंधित विशेष रूप से निर्धारित मानदंडों को अब नियमों में सम्मिलित किया गया है, जिनका क्रियान्वयन अनिवार्य है। सीखने के प्रतिफलों पर आधारित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण नेशनल अचीवमेंट सर्वे अब सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में प्रारंभिक स्तर की सभी कक्षाओं में किया जाएगा। विभिन्न विषयों में अधिगम न्यूनता की पहचान इस सर्वेक्षण द्वारा की जाएगी और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और राज्य शिक्षा विभागों के अधिकारियों के साथ परामर्श कर इन पर उपयुक्त समाधान प्रदान किया जाएगा। सीखने के प्रतिफल न केवल प्रत्येक कक्षा के शिक्षकों को सीखने सिखाने पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करेंगे, बल्कि ये अभिभावक, संरक्षक, समुदाय के सदस्यों और राज्य पदाधिकारियों को पूरे देश के विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में उसकी भूमिका निर्वाह में सहायक होंगे। कहने का मतलब है शिक्षा के प्रतिफल, सीखने के प्रतिफल न केवल
प्रत्येक कक्षा के शिक्षकों को सीखने सिखाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, करने में सहायता करेंगे, बल्कि ये अभिभावकों को भी सहायता प्रदान करेंगे, संरक्षक को भी सहायता प्रदान करेंगे, समुदाय के सदस्यों, बहुत सारे समुदाय होते हैं, उनके सदस्यों को भी ये शिक्षक, समुदाय, राज्य पदाधिकारियों को पूरे देश के विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका निर्वाह में सहायक होंगे। सभी विद्यालय में अपने सीखने के अनुभवों में, सभी बच्चे जो है विद्यालय में अपने सीखने के अनुभवों के साथ प्रवेश करते हैं। कोई भी बच्चा अगर विद्यालय में प्रवेश लेता है तो वो कुछ ना कुछ घर से सीख के ही आता है। जैसे प्रारंभिक स्तर पर कुछ बच्चे गिनती सीख के आते हैं, कुछ वर्ड और स्वर ये सब सीख कर घर से वे लोग आते हैं। विद्यालय बच्चे के मौजूदा अनुभवों के आधार पर सीखने की आगामी प्रक्रिया के गठन का दायित्व उठाता है। बच्चे जो भी अपने घर से, अपने परिवेश से, अपने माता पिता से जो कुछ भी सीख कर आए होते हैं, उसी के आधार पर उन बच्चों का मौजूदा अनुभवों के आधार पर आगामी प्रक्रिया के गठन का दायित्व शिक्षकों पर होता है। इस प्रकार हम किसी भी स्तर या कक्षा की शुरुआत बच्चे की अधिगम शून्यता से नहीं करते। मतलब हम ये नहीं कर सकते हैं कि बच्चा कुछ सीख कर नहीं आया है। बच्चा जिस स्तर से जो कुछ भी सीख कर आया है उसी को हम लोग आगे, उसके मौजूदा अनुभवों को ध्यान में रखते हुए उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आगे शिक्षण का कार्य करेंगे। एक शिक्षक जो कि विद्यार्थियों के सीखने का परामर्शदाता और सुगम करता है को भिन्न शिक्षा शास्त्रीय तकनीकों और बच्चे के सीखने में उन्नति के प्रति भी जागरूक बनाना आवश्यक है। मतलब एक शिक्षक का दायित्व होता है कि वो विद्यार्थियों के सीखने का परामर्शदाता और सुगम करता है को भिन्न शिक्षा शास्त्रीय तकनीकों और बच्चों के सीखने में उन्नति के प्रति भी जागरूक बनाना आवश्यक है। मतलब बच्चों को विभिन्न शिक्षा शास्त्रीय तकनीकों के द्वारा बच्चों को सिखाया जा सकता है, शिक्षण कराया जा सकता है। यह मुद्दा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 12वीं पंचवर्षीय योजना और वैश्विक स्तर पर सतत विकास के लक्ष्यों में भी परिलक्षित होता है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार बच्चों के सर्वांगीण विकास को समेटे हुए हैं। मतलब शिक्षा में अगर सुधार किया जाए तो उससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा, हर क्षेत्र में विकास होगा। अतः शिक्षा व्यवस्था में अनुकूल स्थितियों को सुनिश्चित करना आवश्यक है। यानी कि शिक्षा में व्यवस्था में अनुकूल स्थिति, मतलब बच्चे किस वातावरण में अच्छा सीखेंगे उनके अनुकूल, जैसे वर्ग का संचालन, विद्यालय का परिवेश, अनुकूल स्थितियों को सुनिश्चित करना आवश्यक है जो प्रत्येक बच्चे की सीखने और प्रगति में सहायता करे। इसके लिए एक उपयुक्त वातावरण में गुणात्मक पाठ्यचर्या और उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लक्ष्य को पूर्ण करने वाले बहुआयामी उपागम की आवश्यकता है। यानी कि बच्चे के सीखने में प्रगति की सहायता करने के लिए उपयुक्त वातावरण में गुणात्मक पाठ्यचर्या और इसमें प्रभावी क्रियान्वयन के लक्ष्य को पूर्ण करने वाले बहुआयामी उपागम, मतलब बहुत सारे टीचिंग एड्स के द्वारा बच्चों को शिक्षण कराया जाएगा, बहुत तरीके से शिक्षण कराया जाएगा तो बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई पर बल देता है, जो कि शिक्षक को प्रत्येक बच्चे की सीखने संबंधी प्रगति की समझ विकसित करने, सीखने संबंधी कमियों को पहचानने, समय समय पर उन्हें
दूर करने तथा तनाव रहित वातावरण में उनकी वृद्धि तथा विकास में सहायता करता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संबंधी उदाहरण स्वरूप पैकेज तैयार किए गए। ये पुस्तिकाएं विषयानुसार उपयुक्त उदाहरणों के साथ सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में एक समझ बनाता है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का कैसे उपयोग करें, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मूल्यांकन कैसे करें। इस तरह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थी और शिक्षक के अलावा माता पिता, समुदाय के सदस्य और शैक्षिक प्रशासकों को भी विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानने और उसके अनुसार बच्चों की सीखने संबंधी उन्नति पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। इसके लिए उन्हें आवश्यक है और उनकी मांग है कि कुछ मानदंड उपलब्ध कराए जाएं, जिनकी सहायता से अपेक्षित सीखने का स्तर का आकलन व उसका पता लगाया जा सके। सीखने की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था को यह जानकारी देना कि बच्चे ने सटीक रूप से क्या सीखा एक चुनौती भरा कार्य है। फिर भी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने अपना एक प्रयास किया और एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जिसमें प्रारंभिक स्तर के समस्त पाठ्यचर्या क्षेत्रों के सीखने के प्रतिफलों को उनकी पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं से जोड़कर शामिल किया गया। अपेक्षित सीखने के प्रतिफल क्रमानुसार कक्षा 1 से 8 तक के सभी विषयों जैसे पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के लिए बनाए गए हैं, जिसमें सभी हितधारकों को विद्यार्थियों के सीखने को सुनिश्चित करने एवं गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के प्रयासों को एक सही दिशा मिल सके। यह जिला, राज्य, राष्ट्र एवं विश्व स्तर पर संस्थाओं को विभिन्न उपलब्धि सर्वेक्षण करने में और नीति निर्देशक को बेहतर बनाने हेतु व्यवस्था की दुरुस्तता का आकलन करने में भी सहायक होगा। इसे कार्यरत शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों और अन्य संस्थाओं के विशेषज्ञों तथा गैर सरकारी संस्थाओं के साथ साझा किया गया है। उनके सुझावों को यथोचित स्थान पर सम्मिलित भी किया गया। सीखने की प्रतिफल निर्देशात्मक नहीं है और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप इन्हें प्रासंगिक बनाया जा सकता है। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय भारत सरकार के आग्रह अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने कक्षावार सीखने के प्रतिफलों के निर्माण का उत्तरदायित्व लिया। यह दस्तावेज राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के विभिन्न विषय क्षेत्रों के संकाय सदस्यों के सामूहिक विचार विमर्श का परिणाम है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद सीखने के
प्रतिफल दस्तावेज का हिंदी अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का आभार व्यक्त करता है, जिसकी समीक्षा एवं आवश्यक संशोधन करते हुए हिंदी संस्करण को अंतिम रूप प्रदान किया गया। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने विभिन्न संकाय सदस्यों के समूहों की सामूहिक कार्य को संयोजित करने का दायित्व लिया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के सभी सहयोगी विभागों, खंडों और प्रकोष्ठों का योगदान प्रशंसनीय है। विगत 3 दशकों में सभी के लिए शिक्षा पर साहित्य ने शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर दिया है। इस पर नामांकन, ठहराव और उपलब्धि की दृष्टि से विचार किया गया। इसके अतिरिक्त शिक्षार्थियों की वांछनीय विशेषताओं, सीखने की प्रक्रिया, शैक्षिक सुविधाओं, सीखने सिखाने सामग्री, विषय सामग्री, प्रशासन एवं प्रबंधन तथा सीखने के प्रतिफलों को भी सम्मिलित किया गया। सर्व शिक्षा अभियान तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सतत रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा विकसित सभी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण सरकारी पहलों में गुणवत्ता को प्रमुख लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है। इसमें विचार किया गया है कि सभी बच्चों को सीखने के मूलभूत अवसर उपलब्ध हो, साथ ही वैश्विक नागरिक बनने के लिए आवश्यक सभी हस्तांतरणीय कौशल अर्जित करने के अवसर मिले। यह उन लक्ष्यों को नियत करने की मांग करता है जो स्पष्ट तथा मापने योग्य हों। अतः शैक्षिक प्रणाली के भीतर राष्ट्रीय एवं राज्य शैक्षिक निकायों को सूचित करना आवश्यक है कि प्रशासकों, योजनाकारों और नीति निर्माताओं द्वारा लिए गए निर्णयों पर व्यवस्था कितने सुचारू रूप से कार्य कर रही है। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर किए गए विभिन्न शैक्षिक सर्वेक्षण इसी दिशा में की गई पहल है। इसके अतिरिक्त शाला एवं सामुदायिक स्तर के विभिन्न साझेदार भी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाल ही की ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अनुसार भारत सहित अन्य विकासशील देशों में शिक्षा तक पहुंच में प्रभावी सुधार हुआ है। हालांकि गुणवत्ता अभी भी चिंता का कारण है। राष्ट्रीय एवं भारत में किए गए विभिन्न उपलब्धि सर्वेक्षण जैसे असर ने विभिन्न राज्यों में विद्यार्थियों के बुनियादी कौशलों की उपलब्धि में व्यापक असमानताओं की जानकारी दी है। कक्षा 3 के राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण ने भी इसकी पुष्टि की है। सर्व शिक्षा अभियान के विगत कुछ वर्षों में आयोजित ज्वाइंट रिव्यू मिशन की रिपोर्ट भी इस बात का उल्लेख करती है कि राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति, समय पर शैक्षिक संसाधनों की आपूर्ति और नियमित मॉनिटरिंग के बावजूद भी बच्चों के सीखने के स्तर और अपेक्षित स्तर में फासला रहा है। इस प्रतिवेदन में बच्चों के पठन स्तर और गणितीय कौशलों में गिरावट दर्ज की गई है, जो कि वर्तमान चिंता का प्रमुख विषय है। इस चिंता के मद्देनजर जिस तरह के गुणवत्ता को सीखने के प्रतिफल के रूप में परिभाषित किया गया है, खासकर
पठन, गणितीय योग्यता और बुनियादी जीवन कौशल अत्यंत महत्वपूर्ण है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा के एक मुख्य लक्ष्य के रूप में बुनियादी अधिगम सीखना और साथ ही गुणवत्ता के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सीखने के नियमित आकलन पर जोर दिया गया है। यह सतत विकास के लक्ष्य तथा GMR 2015 की सिफारिशों के भी अनुरूप है। इस प्रकार से क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीखने के प्रतिफलों के मूल्यांकन के माध्यम से गुणवत्ता पर नजर बनाए रखना आवश्यक है। इसके साथ ही आवश्यक है कि जमीनी स्तर पर शामिल साझेदार जैसे अभिभावक और समुदाय के लोग सतर्क रहें। साझेदारों से प्राप्त प्रतिक्रिया से व्यवस्था अवगत होती है और साझेदारों के प्रति उत्तरदायी बनती है। इसके आधार पर व्यवस्था में सुधार के लिए उचित कदम लिए जा सकते हैं। अक्सर शिक्षकों में इस बात की स्पष्टता नहीं होती कि किस प्रकार का सीखना आवश्यक है तथा वे कौन से मापदंड हैं जिनमें इसे मापा जा सकता है। वे पाठ्य पुस्तक को संपूर्ण पाठ्यक्रम मानकर पाठों के अंत में दिए गए प्रश्नों के आधार पर मूल्यांकन करते हैं। पाठ्य सामग्री के संदर्भों की भिन्नताओं तथा पढ़ाने के विभिन्न सिद्धांतों को वे ध्यान में नहीं रखते। पठन सामग्री के संदर्भानुसार भिन्नताएं और अपनाई गई शिक्षण तकनीक में विविधता पर असामान्यता ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि इसके आकलन की कोई कसौटी नहीं है। प्रत्येक कक्षा के सीखने के प्रतिफल शिक्षकों को केवल शिक्षा के वांछित तरीके अपनाने में ही सहायक नहीं है, बल्कि अन्य साझेदारों जैसे संरक्षक, माता पिता, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों, समुदाय तथा राज्य स्तर के शिक्षा अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका के प्रति सतर्क और जिम्मेदार भी बनाता है। स्पष्ट रूप से परिभाषित सीखने के प्रतिफल विभिन्न साझेदारों की जिम्मेदारी तथा उत्तरदायित्वों को सुनिश्चित करते हुए और दिशा निर्देश दे सकता है, ताकि विभिन्न पाठ्यचर्या क्षेत्र से अपेक्षाओं की पूर्ति हो सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 संशोधित नीति 1992 तथा प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में इस बात पर बल दिया गया कि बच्चों का न्यूनतम अधिकार स्तर निर्धारित किया जाना चाहिए और बच्चों के अधिगम का नियमित अंतराल पर आकलन होना चाहिए, ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य कि सभी बच्चों को कम से कम न्यूनतम अधिगम स्तर तक का ज्ञान होना चाहिए, ताकि प्राप्ति की ओर उनकी प्रगति पर लगातार नजर रहे। प्राथमिक अवस्था के लिए कक्षा एवं विषयवार रूप से 1992 में कुशलताओं के तौर पर तैयार किए गए न्यूनतम अधिगम स्तर अत्यधिक उत्पाद उन्मुखी थे और इनमें बच्चों के संपूर्ण विकास के आकलन की संभावना सीमित थी। लगभग एक दशक पहले सृजनवादी विचारधारा आ जाने से इसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, जब बच्चों के ज्ञान निर्माण करने की क्षमता को मौलिक रूप से सीखने के रूप में कक्षागत प्रक्रिया के केंद्र बिंदु के रूप में पहचाना गया। इसमें शिक्षक की प्राथमिक भूमिका सीखने की प्रक्रिया में सुगमकर्ता के रूप में होती है। बच्चे द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वह दुनिया के साथ उनके शामिल होना
जुड़ाव की प्रक्रिया का परिणाम है। जब वे खोज करते हैं, प्रत्युत्तर देते हैं, आविष्कार करते हैं और अर्थ की खोज करते हैं, तात्पर्य यह है कि सीखने की प्रक्रिया में बदलाव आया है। इसमें वैचारिक समझ को सतत प्रक्रिया के रूप में स्थापित किया, यानी अवधारणाओं की समझ के कई पहलुओं की प्राप्ति के लिए सह संबंधों के संवर्धन और गहनता की प्रक्रिया संज्ञानात्मक विकास के एकीकृत घटक के रूप में संवेदनाएं, अर्थ समझना और अमूर्त चिंतन और मनन की क्षमता का विकास। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में शिक्षा के माध्यम से बच्चे के संपूर्ण विकास को बुनियादी अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर के दस्तावेजों ने भी इसे पहचाना। हालांकि इसने मनोगत्यात्मक और भावनात्मक आयामों के संबंध में कठिनाई अभिव्यक्त की। इसके कारण इस तरह बताए गए: भावात्मक विशेषताओं का पेपर पेंसिल परीक्षणों द्वारा सटीकता से आकलन में कठिनाई आता है, क्योंकि यह वस्तुनिष्ठ और अवर्णनीय है। इसके पूर्ण विकास में अनिश्चितता के अलावा यह निजी प्राथमिकताओं और पूर्वाग्रहों से प्रभावित होते हैं। यह दस्तावेज इन्हें विशिष्ट प्रक्रियाओं के अंतिम उत्पाद के बजाय विकासात्मक प्रक्रिया और विद्यार्थी के व्यक्तित्व में बदलाव का भाग समझाता है। इस पृष्ठभूमि में संपूर्ण प्रक्रिया पर नए परिप्रेक्ष्य में पुनः दृष्टि डालने और प्रारंभिक व्यवस्था कक्षा 1 से 8 के विभिन्न पाठ्यचर्या क्षेत्रों के लिए सीखने के प्रतिफलों के निर्माण के लिए कार्य किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेज में प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफल में सभी विषय हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, गणित, पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया गया है। यह दस्तावेज सभी साझेदारों विशेषकर माता पिता, संरक्षण शिक्षक, विद्यालय प्रबंधन समिति और समुदाय के सदस्यों के लिए बनाया गया है। दस्तावेज की कुछ विशेषताएं निम्नानुसार है। संपूर्ण दस्तावेज को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए यथासंभव सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। पाठ्यचर्या के प्रत्येक विषय के अंतर्गत विषय की प्रकृति पर संक्षिप्त टिप्पणी दी गई है। इसके बाद पाठ्यचर्या अपेक्षाएं हैं और एक प्रकार से वे दीर्घकालिक लक्ष्य हैं जिन्हें विद्यार्थियों को एक समय अंतराल में अर्जित करना है और इसलिए ये चरणानुसार हैं। कक्षावार परिभाषित सीखने की प्रतिफल प्रक्रिया आधारित है। ये प्रतिफल एक प्रकार से जांच बिंदु है जो गुणात्मक या मात्रात्मक रूप से मापे जा सकते हैं। ये प्रतिफल बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए अपेक्षित संपूर्ण सीखने के अनुसार बच्चों की प्रगति का आकलन करने में मदद करते हैं। पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के अनुसार सीखने के प्रतिफलों की उपलब्धि और समझ के लिए शिक्षकों की मदद हेतु प्रतिफलों के साथ साथ सीखने सिखाने की प्रक्रिया सुझाई गई है। संदर्भगत संसाधनों और सीखने की उपयुक्त प्रक्रियाओं के द्वारा शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप वैविध्यपूर्ण अवसरों स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं और उन्हें बच्चों को उपलब्ध करा सकते हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया प्रस्तावित है। ये प्रक्रियाएं एक प्रतिफल के साथ संयोजित नहीं है। इसका अर्थ यह है
कि कोई एक प्रक्रिया सीखने के अनेक प्रतिफलों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है और वहीं सीखने के एक प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए एक से अधिक प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है। अतः इन्हें संपूर्णता में देखा जाना चाहिए। शिक्षक संसाधनों की उपलब्धता और स्थानीय संदर्भ के अनुसार प्रक्रियाओं को ज्यों का त्यों अपना सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं या अन्य प्रक्रियाओं को रच भी सकते हैं। यह ध्यान रखा गया है कि प्रत्येक पाठ्यचर्या विषय में परिभाषित सीखने के प्रतिफल पाठ्यचर्या विषयों की अंतः एवं आंतरिक जटिलताओं और अवस्थाओं के संदर्भ में आपस में वर्तुलाकार रूप से जुड़े हुए हैं। कक्षावार अनुभागों के अलग अलग न देखा जाए, बच्चे के संपूर्ण विकास के लक्ष्य प्राप्ति में पूर्णतावादी परिप्रेक्ष्य मदद करेगा। समावेशन का संबंध सभी विद्यार्थियों को सीखने के प्रभावी अवसर उपलब्ध कराने से है। सीखने के प्रतिफल सभी बच्चों के लिए समान है, बशर्ते इन्हें प्रत्येक बच्चे की व्यक्ति आवश्यकताओं के साथ समरस और संतुलित किया जाए। विशेष आवश्यकता कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है और क्षमता उनमें से एक है। उसकी के अनुसार उन्हें विभिन्न उपकरण जैसे व्हीलचेयर, बैसाखी, छड़ी, श्रवण यंत्र, चश्मे आदि एवं शैक्षिक सामग्री जैसे टेलर फ्रेम, एबैकस आदि उपलब्ध कराकर उनके सीखने की परिस्थिति को सुधारने की आवश्यकता है। साथ ही जरूरत इस बात की भी है कि अन्य बच्चों को संवेदनशील बनाया जाए कि वे ऐसे बच्चों की आवश्यक मदद करें। सीखने की प्रक्रिया में इन बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करें तथा अन्य बच्चों की तरह आगे बढ़ने में उनकी मदद करें। सीखने के प्रतिफल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विचार किए जाने वाले बिंदु। परीक्षाओं में सफलतापूर्वक भागीदारी के लिए अतिरिक्त समय का उपयुक्त संसाधन देना चाहिए। जो भी हमारे बच्चे हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनको हमें एग्जाम में थोड़ा ज़्यादा समय देना चाहिए, अतिरिक्त समय अन्य बच्चों की अपेक्षा। पाठ्यचर्या में संशोधन, क्योंकि यह उनके लिए विशिष्ट कठिनाइयाँ पैदा कर सकती हैं। मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के, क्षमता वाले बच्चों के लिए पाठ्यचर्या में भी कुछ संशोधन किया जाना चाहिए। विभिन्न विषय वस्तु क्षेत्रों में अनुकूलित, संशोधित या वैयक्तिक गतिविधियों का प्रावधान करना चाहिए। उनकी आयु एवं अधिगम स्तर के अनुरूप सुगम पाठ्य वस्तु व सामग्री उपलब्ध कराना। मतलब जो भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनकी आयु के अनुसार या अधिगम स्तर को जांचकर उसके अनुरूप ही पाठ्य वस्तु या सामग्री उपलब्ध कराना चाहिए। घर की भाषा के लिए सम्मान और उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के संबंध में स्थापित करना। समुचित कक्षा कक्ष प्रबंधन के लिए ध्वनि, प्रकाश, चमक इत्यादि का प्रबंधन। सूचना एवं संचार तकनीक वीडियो अथवा डिजिटल प्रारूपों के प्रयोग से अतिरिक्त सहयोग का प्रावधान रहना चाहिए। पाठ्यचर्या विषयों के सीखने के प्रतिफलों के प्रत्येक खंड में उस विषय से संबंधित कुछ अतिरिक्त विशिष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि विभिन्न अक्षमताओं वाले बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को संबोधित किया जा सके। प्रत्येक पाठ्यचर्या क्षेत्र के अंतर्गत पहचाने गए सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त करने में विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों की मदद करने के लिए वर्णित कठिनाइयों का हल ढूंढना आवश्यक है। यदि आवश्यकता हो तो सीखने के प्रतिफलों को अत्यधिक संज्ञानात्मक कठिनाई
बच्चों हेतु लचीला बनाया जा सकता है। यह दस्तावेज हमारे शैक्षिक नियोजन के वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राज्य इसे अपनी आवश्यकताओं एवं संदर्भों के अनुसार ज्यों का त्यों अपना सकते हैं या अपेक्षित बदलाव कर सकते हैं। यह स्तरवार पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं तथा कक्षावार सीखने के प्रतिफलों को निर्धारित करने में सहायक सिद्ध होगा। दस्तावेज का उपयोग सूक्ष्म और व्यापक दोनों स्तर पर विभिन्न कक्षाओं में शिक्षार्थी की प्रगति की अंतर्दृष्टि विकसित करने के लिए साझेदारों द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार से यह सीखने की गुणवत्ता सुधारने में शिक्षकों, माता पिता, अभिभावकों तथा पूरी व्यवस्था तंत्र के लिए उपयोगी सिद्ध होगा और विद्यालयी शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर बच्चों के विकास में सहायक होगा। अब हम देखेंगे प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के प्रतिफल। बच्चे अपने साथ बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे कि अपनी भाषा, अपने अनुभव और दुनिया को देखने का अपना नजरिया आदि। बच्चे घर, परिवार एवं परिवेश से निजी अनुभवों को लेकर विद्यालय आते हैं। वे बहुत समृद्ध होते हैं। उनकी इस भाषाई पूंजी का इस्तेमाल भाषा सीखने सिखाने के लिए किया जाना चाहिए। पहली बार विद्यालय में आने वाला बच्चा अनेक शब्दों के अर्थ और उनके प्रभाव से परिचित होता है। लिपिबद्ध चिन्ह और उनसे जुड़ी ध्वनियाँ बच्चों के लिए अमूर्त होती है, इसलिए पढ़ने का प्रारंभ अर्थपूर्ण सामग्री में ही होना चाहिए और किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। यह उद्देश्य कहानी सुनकर, पढ़कर आनंद लेना भी हो सकता है। धीरे धीरे बच्चों में भाषा की लिपि से परिचित होने के बाद अपने परिवेश में उपलब्ध लिखित भाषा को पढ़ने समझने की जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है। भाषा सीखने सिखाने की इस प्रक्रिया के मूल में बच्चों के बारे में यह अवधारणा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। यह निर्माण किसी के सिखाए जाने या जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि बच्चों के स्वयं के अनुभव और आवश्यकताओं से होता है। इसलिए बच्चों को ऐसा वातावरण मिलना जरूरी है जहां वे बिना रोक टोक के अपनी उत्सुकता के अनुसार अपने परिवेश की खोजबीन कर सके। यही अवधारणा बच्चों की भाषाई क्षमताओं पर भी लागू होती है। विद्यालय में आने पर बच्चे प्रायः स्वयं को बेझिझक अभिव्यक्त करने में असमर्थ पाते हैं, क्योंकि जिस भाषा में वे सहज रूप से अपनी राय, अनुभव, भावनाएं आदि व्यक्त करना चाहते हैं, वह विद्यालय में प्रायः स्वीकृत नहीं होती। भाषा शिक्षण को बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। कक्षा में बच्चे अलग अलग भाषाई सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। कक्षा में इनकी भाषाओं का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे की भाषा को नकारने का अर्थ है उनकी अस्मिता को नकारना। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने के संबंध में यह एक जरूरी बात है कि बच्चे विभिन्न प्रकार के परिचित और अपरिचित संदर्भों के अनुसार भाषा का सही प्रयोग कर सकें। वे सहज, कल्पनाशील, प्रभावशाली और व्यवस्थित ढंग से किस्म किस्म का लेखन कर सकें। वे भाषा को प्रभावी बनाने के लिए सही शब्दों का प्रयोग कर सकें। यह भी जरूरी है कि पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना, इन चारों प्रक्रियाओं में बच्चे अपने पूर्व ज्ञान की सहायता से अर्थ की रचना कर पाए।
और कही गई बात के निहितार्थ को भी पकड़ पाए। भाषा संप्राप्ति संबंधी आगे की चर्चा में पढ़ने को लेकर जिस बात पर बल दिया गया है उसके अनुसार पढ़ना मात्र किताबी कौशल न होकर एक तहजीब और तरकीब है। पढ़ना पढ़कर समझने और उस पर प्रतिक्रिया करने की एक प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि पढ़ना बुनियादी तौर से एक अर्थवान गतिविधि है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मुद्रित अथवा लिखित सामग्री से कुछ संदर्भों व अनुमान के आधार पर अर्थ पकड़ने की कोशिश पढ़ाना है। ऐसी स्थिति में हम अनेक बार किसी पाठ्य पुस्तक को पढ़ने के दौरान किसी बिंदु पर जरूरत महसूस होने पर उसी को आगे के संदर्भ में समझने के लिए लौटकर फिर पढ़ते हैं। पढ़ने का यह दोहराव अर्थ की खोज का प्रमाण बन जाता है। पढ़ने के दौरान अर्थ निर्माण के लिए इस बात की भी समझ होनी चाहिए कि अर्थ केवल शब्दों और प्रयुक्त वाक्यों में निहित नहीं है, बल्कि वह पाठ की समग्रता में भी मौजूद होता है और कई बार उसमें जो साफ तौर पर नहीं कहा गया होता है उसमें भी समझ पाने की जरूरत होती है। यह समझना भी जरूरी है कि पठन सामग्री की अपनी एक अनूठी संरचना होती है और उस संरचना की समझ रखना परिचित अर्थ निर्माण में सहायक होता है। लिखना एक सार्थक गतिविधि तभी बन पाएगी जब बच्चों को अपनी भाषा, अपनी कल्पना, अपनी दृष्टि से लिखने की आज़ादी मिले। बच्चों को ऐसे अवसर मिले कि वे अपनी भाषा और शैली विकसित कर सकें, न कि ब्लैक बोर्ड, किताबों या फिर शिक्षक के लिखे हुए की नकल करते रहें। पढ़ना लिखना सीखने का एकमात्र उद्देश्य यह नहीं है कि बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक को पढ़ना सीख जाएं और अपनी पाठ्य पुस्तक में आए विभिन्न पाठों के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिख सकें, बल्कि इसका उद्देश्य यह है कि वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पढ़ने लिखने का इस्तेमाल कर सकें। वे विभिन्न उद्देश्यों के लिए समझ के साथ पढ़ और लिख सकें। पढ़ना लिखना सीखने की प्रक्रिया में यह बात भी शामिल हो जाए कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए पढ़ने और लिखने के तरीकों में अंतर होता है। हमारे पढ़ने का तरीका इस बात पर भी निर्भर करता है कि हमारे पढ़ने का उद्देश्य क्या है। एक विज्ञापन को पढ़ना और एक सूचना को पढ़ने के तरीकों में फर्क होता है। लेखन के संदर्भ में यह बात महत्वपूर्ण है कि हमारा पाठक कौन है, यानी हम किसके लिए लिख रहे हैं। अगर हमें विद्यालय में खेल कूद समारोह की सूचना लिख कर लगानी है तो इसके पाठक विद्यालय के बच्चे, शिक्षक और अन्य कर्मचारीगण हैं। लेकिन अगर यही सूचना समुदाय और अभिभावकों को देनी है तो इसके पाठकों को अभिभावक और समुदाय के व्यक्ति भी शामिल हो जाएंगे। दोनों स्थितियों में हमारे लिखने के तरीकों और भाषा में बदलाव आना स्वाभाविक है। इसी तरह से तरह तरह की सामग्री को पढ़ने का उद्देश्य पढ़ने के तरीके को निर्धारित करता है। अगर आप स्कूल के नोटिस बोर्ड पर विद्यालय वार्षिकोत्सव की सूचना पढ़ना चाहते हैं तो इसमें आपका ध्यान किन्हीं खास बिंदुओं की ओर जाएगा, जैसे समारोह कौन सी तारीख को है, समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा, समय क्या है, आदि आदि। यदि कोई कहानी पढ़ते हैं तो उसके पात्रों और घटनाक्रम के बारे में गहराई से सोचते हैं कि यदि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, कहानी में ऐसा क्या है जो अगर नहीं होता तो कहानी का रुख क्या होता।
आदि आदि। हमारे पढ़ने लिखने के अनेक आयाम हैं, अनेक पड़ाव हैं और हर पड़ाव अपने आप में महत्वपूर्ण है। इन्हें कक्षा में समुचित स्थान मिलना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर भी बच्चों से यह अपेक्षा रहती है कि वे कही या लिखी गई बात पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकें और प्रश्न पूछ सकें। बच्चों की भाषा इस बात का प्रमाण है कि वे अपनी भाषा का व्याकरण अच्छी तरह जानते हैं, पर व्याकरण की सचेत समझ बनाने के लिए यह आवश्यक है कि बच्चों को उसके विभिन्न पहलुओं की पहचान विविध पाठों के संदर्भ में और आसपास के परिवेश से जोड़कर कराई जाए। भाषा के अलग अलग तरह के प्रयोगों की ओर उनका ध्यान दिलाया जाए ताकि वे भाषा अलग अलग तरह से संदर्भ में और आसपास के परिवेश से जोड़कर कराई जाए, ताकि वे भाषा की बारीकियों को पकड़ सकें और अपनी भाषा में उनका उचित रूप से प्रयोग कर सकें। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया और माहौल के संदर्भ में यह बात ध्यान में रखना जरूरी है कि एक स्तर पर की जाने वाली प्रक्रियाओं को अगले स्तर की कक्षाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कक्षावार या स्तरानुसार रोचक विषय सामग्री का चयन किया जाना चाहिए, जिससे बच्चों को हिंदी भाषा की विभिन्न शैलियों और रंगतों से परिचित होने और उनका प्रभावी प्रयोग करने के अवसर मिल सके। रोचक और विविधतापूर्ण बाल साहित्य का इस संदर्भ में विशेष महत्व है। भाषा संबंधी सभी क्षमताएं जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और एक दूसरे के विकास में सहायक होती हैं, अतः उन्हें अलग अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। यहाँ यह समझना भी जरूरी होगा कि हिंदी भाषा संबंधी जो भाषा संप्राप्ति के बिंदु दिए गए हैं उनमें परस्पर जुड़ाव और एक से अधिक भाषाई क्षमताओं की झलक उनमें मिलती है। किसी रचना को सुनकर अथवा पढ़कर उस पर गहन चर्चा करना, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना, प्रश्न पूछना पढ़ने की क्षमता से भी जुड़ा है और सुनने बोलने की क्षमता से भी। प्रतिक्रिया, प्रश्न और टिप्पणी को लिखकर भी अभिव्यक्त किया जा सकता है। इस तरह से भाषा की कक्षा में एक साथ सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना जुड़ा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाएं सीखने सिखाने की प्रक्रिया तथा सीखने संबंधी संप्राप्ति को दर्शाने वाले बिंदु दिए गए हैं। पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने में सीखने संबंधी प्रक्रियाओं की बड़ी भूमिका होगी। सीखने की उपयुक्त प्रक्रियाओं के बिना सीखने संबंधी अपेक्षित संप्राप्ति नहीं की जा सकेगी। पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाएं। पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं को पूरे देश के बच्चों को ध्यान में रखकर प्रथम भाषा के रूप में हिंदी पढ़ने वाले और द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी पढ़ने वाले दोनों तैयार किया गया है। कक्षा 1 से 5 तक दूसरों की बातों को रुचि के साथ और ध्यान से सुनना, अपने अनुभव, संसार और कल्पना संसार को बेझिझक और सहज ढंग से अभिव्यक्त करना, अलग अलग संदर्भों में अपनी बात कहने की कोशिश करना, बोलकर, इशारों से, साइन लैंग्वेज द्वारा चित्र बनाकर आदि। स्तर अनुसार कहानी, कविता आदि को
सुनने में रुचि लेना और उन्हें मजे से सुनना और सुनाना, देखी सुनी और पढ़ी गई बातों को अपनी भाषा में कहना, उसके बारे में विचार करना और अपनी प्रतिक्रिया टिप्पणी मौखिक और लिखित रूप से व्यक्त करना। सुनी और पढ़ी कहानियों और कविताओं को समझकर उन्हें अपने अनुभवों से जोड़ पाना तथा उन्हें अपने शब्दों में कहना और लिखना। स्तरानुसार कहानी, कविता या अनुभव के स्तर पर किसी स्थिति का निष्कर्ष या उपाय निकालना। लिपिक चिन्हों को देखकर और उनकी ध्वनियों को सुनकर और समझकर उनमें सहसंबंध बनाते हुए लिखने का प्रयास करना। चित्र और संदर्भ के आधार पर अनुमान लगाते हुए पढ़ना। पढ़ने की प्रक्रिया को दैनिक जीवन की जरूरतों से जोड़ना। कक्षा और स्कूल में अपना नाम, पाठ्य पुस्तक का नाम और अपनी मनपसंद पाठ्य सामग्री पढ़ना। सुनी और पढ़ी गई बातों को समझकर अपने शब्दों में कहना और लिखना। चित्रों को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। पुस्तकालय और विभिन्न स्रोतों जैसे रीडिंग कॉर्नर, पोस्टर, तरह तरह की चीजों के रैपर, बाल पत्रिकाएं, साइन लैंग्वेज, ब्रेल लिपि आदि से अपनी पसंद की किताबी सामग्री ढूंढकर पढ़ना। अलग अलग विषयों पर और अलग अलग उद्देश्यों के लिए लिखना। अपनी कल्पना से कहानी, कविता आदि लिखना। मुख्य बिंदु विचार को ढूंढने के लिए विषय सामग्री बारीकी से जांच करना। विषय सामग्री के माध्यम से संदर्भ के अनुसार नए शब्दों का अर्थ जानना। मनपसंद विषय का चुनाव करके लिखना। विभिन्न विराम चिन्हों का समझ के साथ प्रयोग करना। संदर्भ और लिखने के उद्देश्य के अनुसार उपयुक्त भाषा का चयन और प्रयोग करना। नए शब्दों को चित्र, शब्दकोश से देखना। भाषा की लय और तुक की समझ होना तथा उनका प्रयोग करना। घर और विद्यालय की भाषा के बीच संबंध बनाना इत्यादि। सीखने सिखाने की प्रक्रिया। सभी शिक्षार्थियों भिन्न रूप से सक्षम बच्चों सहित को व्यक्तिगत सामूहिक रूप से कार्य करने के अवसर और प्रोत्साहन दिया जाए ताकि उन्हें अपनी भाषा में अपनी बात कहने, बातचीत करने की भरपूर आज़ादी और अवसर हो। अपनी बात कहने, भाषिक और सांकेतिक माध्यम से के लिए अवसर एवं प्रोत्साहन हो। बच्चों द्वारा अपनी भाषा में कही गई बातों को हिंदी भाषा और अन्य भाषाओं जो भाषाएं कक्षा में मौजूद हैं या जिन भाषाओं के बच्चे कक्षा में हैं में दोहराने के अवसर उपलब्ध हों। इससे भाषाओं को कक्षा में समुचित स्थान मिल सकेगा और उनका शब्द भंडार अभिव्यक्तियों का भी विकास करने के अवसर मिल सकेंगे। कहानी, कविता आदि को बोलकर सुनने के अवसर हों और उस पर बातचीत करने के अवसर हों। हिंदी में सुनी गई बात, कविता, खेल गीत, कहानी आदि को अपने तरीके और अपनी भाषा में कहने सुनाने के अवसर उपलब्ध हों। प्रश्न पूछने और अपनी बात जोड़ने के अवसर उपलब्ध हों। कक्षा अथवा विद्यालय, पढ़ने का कोना, पुस्तकालय में स्तरानुसार विभिन्न प्रकार की एवं विभिन्न भाषाओं, बच्चों की अपनी भाषाएं, हिंदी आदि में रोचक सामग्री जैसे बाल साहित्य, बाल पत्रिकाएं, पोस्टर, ऑडियो वीडियो सामग्री उपलब्ध हो। सामग्री पेन में भी उपलब्ध हो। कमजोर दृष्टि वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए कुछ सामग्री बड़े अक्षरों में भी छपे हुए हों।
तरह तरह की कहानियों, कविताओं को चित्रों के आधार पर अनुमान लगाकर पढ़ने के अवसर उपलब्ध हों। विभिन्न उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पढ़ने के विभिन्न आयामों को कक्षा में उचित स्थान देने के अवसर उपलब्ध हों। जैसे किसी कहानी में किसी जानकारी को खोजना, कहानी में घटी विभिन्न घटनाओं के क्रम को तैयार करना, उसे अनुभव संसार से जोड़कर देख पाना आदि। सुनी देखी बातों को अपने तरीके से कागज पर उतारने के अवसर हों। बच्चे अक्षरों की आकृति बनाना शुरू करते हैं, भले ही उनके द्वारा बनाए गए अक्षरों में सुघड़ता न हो, इसे कक्षा में स्वीकार किया जाए। बच्चों द्वारा अपनी वर्तनी गढ़ने की प्रवृत्ति को भाषा सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा समझा जाए। सीखने के प्रतिफल। बच्चे विविध उद्देश्यों के लिए अपनी भाषा अथवा और स्कूल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए बातचीत करते हैं। जैसे कविता, कहानी सुनना, जानकारी के लिए प्रश्न पूछना, निजी अनुभवों को साझा करना, सुनी सामग्री, कहानी, कविता आदि के बारे में बातचीत करते हैं, अपनी राय देते हैं, प्रश्न पूछते हैं। भाषा में निहित ध्वनि और शब्दों के साथ खेलने का आनंद लेते हैं। जैसे इन्ना, बिन्ना और तिन्ना। प्रिंट, लिखा या छपा हुआ, और गैर प्रिंट सामग्री जैसे चित्र या अन्य ग्राफिक्स में अंतर करते हैं। चित्र के सूक्ष्म और प्रत्यक्ष पहलुओं पर बारीक अवलोकन करते हैं। चित्र में या क्रमवार सजाए चित्रों में घट रही अलग अलग घटनाओं, गतिविधियों और पात्रों को एक संदर्भ या कहानी के सूत्र में देखकर समझते हैं और सराहना करते हैं। पढ़ी कहानी, कविताओं आदि में लिपि, चिन्हों, शब्दों, वाक्यों आदि को देखकर और उनकी ध्वनियों को सुनकर, समझकर उनकी पहचान करते हैं। संदर्भ की मदद से आसपास मौजूद प्रिंट के अर्थ और उद्देश्य का अनुमान लगाते हैं। जैसे टॉफी के कवर पर लिखे नाम को टॉफी, लॉलीपॉप या चॉकलेट बताना। प्रिंट, लिखा या छपा हुआ में मौजूद अक्षर, शब्द और वाक्य की इकाइयों को पहचानते हैं। जैसे मेरा नाम विमला है, बताओ यह कहाँ लिखा हुआ है, इसमें नाम कहाँ लिखा हुआ है, नाम में म पर उंगली रखो आदि। परिचित, अपरिचित लिखित सामग्री जैसे मिड डे मील का चार्ट, अपना नाम, कक्षा का नाम, मनपसंद किताब का शीर्षक आदि में रुचि दिखाते हैं, बातचीत करते हैं और अर्थ की खोज में विविध प्रकार की युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे केवल चित्रों और प्रिंट की मदद से अनुमान लगाना, अक्षर ध्वनि संबंध का इस्तेमाल करना, शब्दों को पहचानना, पूर्व अनुभव और जानकारी का इस्तेमाल करते हुए अनुमान लगाना। हिंदी के वर्णमाला के अक्षरों की आकृति और ध्वनि को पहचानते हैं। स्कूल के बाहर और स्कूल के भीतर पुस्तकालय से अपनी मनपसंद की किताबों को स्वयं चुनते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। लिखना सीखने की प्रक्रिया के दौरान अपने विकासात्मक स्तर के अनुसार चित्रों, आड़ी तिरछी रेखाओं, कीरम काटे अक्षर आकृतियों, स्वयं वर्तनी, इन्वेंटेड स्पेलिंग और स्वनियंत्रित लेखन के माध्यम से सुनी हुई और अपने मन की बातों को अपने तरीके से लिखने का प्रयास करते हैं।
स्वयं बनाए गए चित्रों के नाम लिखते हैं, जैसे हाथ के बने पंखे का चित्र बनाकर उसके नीचे बीजना लिखना इत्यादि। कक्षा 2 में हिंदी के द्वारा सीखने के प्रतिफल। थैंक यू।